हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर 1 में हम पहले ही 3 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो न देखे हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, प्लीज आप विजिट करके उन वीडियोस को देख करके और 3 लॉस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लॉ 4 यानी गे-लुसैक लॉ और लॉ 5 यानी एवोगैड्रो लॉ को स्टडी करेंगे। लेकिन इन दोनों ही लॉ को स्टडी करने से पहले एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ रह जाता है, उसको अभी हम स्टडी करेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हालांकि बच्चों ये एनसीईआरटी में हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉ इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स थोड़े से बन जाते हैं। इसलिए ये नहीं चाहता कि आपका कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक आपका छूट जाए। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सो माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हेडिंग हम सब लगाएंगे अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की। सो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए बच्चों, ये लॉ जो है हमारे इसके पहले जो 3 लॉ थे उन तीनों ही लॉस का ये कॉम्बिनेशन है और इसीलिए शायद इसको एनसीईआरटी ने इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन इस लॉ से न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं हमारे कंपटीशन में, तो हमें ये थोड़ा सा इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए ये लॉ क्या कहता है हमसे, व्हेन 2 एलिमेंट्स combine when 2 elements combine with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bears a small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। देखिए बहुत ही लंबी और चौड़ी ये लॉ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग, थोड़ी सी लेंदी ये, लेकिन हम इनको आराम से समझेंगे, एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। देखिए ये लॉ क्या कहता है कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, इसके पहले हमने जो लॉ को स्टडी किया था वो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। उस लॉ में हमने ये पढ़ा था कि केवल 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर के डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, कुछ ऐसा हमारा वो लॉ था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स की बात की जा रही है। यानी कभी भी अगर आपको 3 एलिमेंट्स दिख जाएं तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर 2 एलिमेंट्स है तो वहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई होगा, पर अगर 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देखिए ये क्या कहता है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं किसी थर्ड एलिमेंट से जिसका मास क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, तो रेशियो ऑफ मासेज यानी ये 2 एलिमेंट्स का जो रेशियो है ये क्या करेंगे, बियर से स्मॉल होल नंबर्स रेशियो, यानी ये एक होल नंबर रेशियो बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे, उस रेशियो ऑफ मास से
जिनके साथ ये स्वयं कंबाइन होते हैं। आइए देखिए इनको अब एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे कार्बन और सल्फर ये दो एलिमेंट्स हैं और हमारा एक तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। जब ये दोनों ही एलिमेंट्स इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये देखते हैं हम यहाँ पे क्या इसका मास फिक्स है क्या। भाई थर्ड एलिमेंट्स के साथ ये दो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे लेकिन इसका मास फिक्स होना चाहिए, यही लॉ हमारा कहता है ये। तो देखिए कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 2 जा 32, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 2 जा 32। यानी दोनों ही केसेस में मास जो है ऑक्सीजन का फिक्स है और यही लॉ हमारा ये कह रहा है। अब देखिए आगे क्या कहता है, देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो, यानी अब किसका रेशियो, देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो, यानी इन दो एलिमेंट्स का रेशियो जिसके साथ ये कंबाइन कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन रेशियो किसका होना चाहिए, इन दो एलिमेंट्स के मासेज का। तो देखिए यहाँ पे है 12 और दूसरा है हमारा 32, तो इनका रेशियो हमको लेना है। तो 12 रेशियो 32, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3:8, यानी 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसलिए 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी 3:8 के रेशियो में ये जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो। अब ये क्या करेगा, ये एक होल नंबर रेशियो बनाएगा, ये वाला रेशियो एक होल नंबर रेशियो बनाएगा किसके साथ, टू द रेशियो ऑफ मास इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। यानी ये जब एक दूसरे से देमसेल्फ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा मास का, कार्बन का होता है 12 और सल्फर का कितना 32, तो 32 2 जा 64, यानी अगर देखा जाए तो 3:16 यही बनेगा, 3:16, 4 से काट दिया हमने। तो अब ये जो रेशियो बना है और ये जो रेशियो बना है, इन दोनों के बीच का रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये होल नंबर में आएगा। देखिए कैसे, 3/16 और 3/8 इक्वल्स क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और 8 दूनी 16, यानी 8 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, यानी 1/2। ये जो 1:2 यहाँ पे आया है, ये क्या है, एक रेशियो फाइंड हुआ है, वो कैसा है, होल नंबर रेशियो। तो देखिए यहाँ पे जो है, हाँ ये कहना ये चाह रहा है कि जब कार्बन और सल्फर दो एलिमेंट्स किसी फिक्स्ड मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो जिस रेशियो ऑफ मास से ये दोनों इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, उनका रेशियो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनके मास का रेशियो एक होल नंबर रेशियो बनाएगा और वो हमारा ये लॉ सेटिस्फाई करता है। चलिए इसको अभी हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए सल्फर, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को लिया। तो जब सल्फर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो ये बनाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड और ये बनाएगा H2, जहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स है, देखिए 2:32 और यहाँ है 2:16, यानी हाइड्रोजन का तो मास फिक्स हो गया। तो जिस रेशियो के साथ सल्फर और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए हैं उनको देखना पड़ेगा, 32:16, यानी ये हो जाएगा 2:1। इसी रेशियो के साथ सल्फर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए हैं, इसी रेशियो के साथ सल्फर और ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए हैं। तो ये रेशियो और सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होंगे तो इनके मास का रेशियो एक होल नंबर में होना चाहिए। अब जब सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो बनेगा SO2 और सल्फर का होता है 32 और इसका भी होता है
16, 16 टू या 32, यानी ये इसका रेशियो आ गया 1:1। तो इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे 1:1 और 2:1, ये क्या आ जाएगा 1:2, जो कि क्या है एक स्मॉल और होल नंबर रेशियो है। बस यही लॉ ये हमको बता रहा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लॉ पे आ जाते हैं, गे-लुसेक लॉ। चलिए अब हम जो है अपने फोर्थ लॉ की ओर गे-लुसेक को देखते हैं। गे-लुसेक लॉ। बच्चों गे-लुसेक जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को दिया। हाँ, इसके पहले लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रिचर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। गे-लुसेक लॉ में साइंटिस्ट गे-लुसेक ने देखा कि जितने भी गैसियस पार्टिकल्स या गैसियस मॉलिक्यूल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक वॉल्यूम में रिएक्ट करते हैं, और वॉल्यूम में रिएक्ट करने के साथ साथ जब उनका रिएक्शन कंप्लीट होता है तो फिर वो एक होल नंबर रेशियो में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। देखिए गे-लुसेक लॉ कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर then they will be in volume, यानी वो वॉल्यूम में रहेंगे, and bears a small whole number ratio with each other and also with the product if these are also gas। वही चीज इसमें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि when gases react with each other then they will be in volume, यानी जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो हमेशा वॉल्यूम में रहेंगी, और ये सभी क्या करेंगे एक दूसरे के साथ में एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करेंगे। साथ ही ये होल नंबर उसके साथ भी बनाएंगे जब प्रोडक्ट हमारा जो फाइंड हो रहा है वो भी अगर गैस है। तो अगर प्रोडक्ट हमारा गैस नहीं है तो फिर ये होल नंबर रेशियो उनके साथ अप्लाई नहीं होगा। ये केवल गैसियस के लिए है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या फिर प्रोडक्ट में है। आइए देखते हैं इसको कैसे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे HCl का। हाइड्रोजन एक गैस है और जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ बनाता है HCl जो कि एक गैस है। देखिए बच्चों, इस लॉ को समझने के लिए बैलेंसिंग करना इक्वेशन आना चाहिए आपको। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 तो यहाँ लगा दिया 2, यहाँ Cl2, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इसके कितने वॉल्यूम हैं। यहाँ अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये एक वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम, ये भी इसका 1 वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे ये 2 वॉल्यूम है। तो बस सिंपली जितना यहाँ पे इसका वॉल्यूम आया है वही उसका क्या हो जाएगा, होल नंबर रेशियो हो जाएगा, यानी 1:2 में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से जब हमारी HCl गैस का निर्माण होता है तो ये 1:1:2 के फॉर्म में रिएक्ट करेंगे आपस में। और ये रेशियो कहाँ से आया, तो ये रेशियो आया वॉल्यूम से। जब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम क्लोरीन रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोराइड गैस बनाती हैं तो इनका रेशियो 1:1:2 होता है। चलिए एक और एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया N2 और H2, नाइट्रोजन गैस और अमोनिया गैस को रिएक्ट कराया तो बना हमारी क्या, अमोनिया गैस। ये सभी गैस हैं, ये केवल गैस पे अप्लाई होगा, ये जरूर ध्यान देना है। अब इसको बैलेंस कर लिए, यहाँ 2 नाइट्रोजन तो यहाँ भी लगा दिया 2। अब यहाँ
हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 लगा दिया। अब इसका वॉल्यूम आप फाइंड कर लीजिए, ये 1 वॉल्यूम, ये कितना 3 है तो यहाँ 3 वॉल्यूम, अब ये 2 वॉल्यूम। तो बस सिंपली अब ये किस रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, तो 1:3:2। बस यही लॉ ये हमारा कहता है, 1:3:2। जितने वॉल्यूम उतने ही ये रेशियो में आ जाएंगे। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि हमारा और भी डाउट क्लियर हो जाए। हमारा क्वेश्चन है, व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन गैस बर्न विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ हमारी मीथेन बर्न हो रही है, देन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड O2। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जब 100 ml मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी निकलती है। तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है CO2 और O2 का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करते हैं। और एक बात मैं बता दूं, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट निकलता ही है। चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। CH4 यहाँ पे मैंने गैस लिया और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न कर दिया। ये हमारा बना CO2, ये बना H2O और प्लस हीट। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमको। कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे लगा दिया 2। अब इसके बाद ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं, इसलिए इसको 2O2 कर दिया। बैलेंस होने के बाद हम यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब ये 1 वॉल्यूम, यहाँ 2 है इसका मतलब ये 2 वॉल्यूम, और यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब ये 1 वॉल्यूम। और इसकी बात हम करेंगे नहीं वाटर की, क्योंकि ये गैस नहीं है, ये सारे गैसेज हैं और ये लॉ हमेशा गैस पे ही केवल अप्लाई होता है, वाटर से हमको कोई लेना देना नहीं है। अब ये बोलता है कि 100 ml ऑफ CH4, यानी 100 ml हम CH4 ले रहे हैं। अब जरा यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा वॉल्यूम को। जब एक वॉल्यूम 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और एक वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 100 ml। तो यानी कहने का मतलब एक वॉल्यूम से हमको 1 वॉल्यूम मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ml। बहुत ही आसान है भाई, जितना वॉल्यूम यहाँ है उतना वॉल्यूम यहाँ है, तो जितना ml यहाँ रहेगा उतना ml यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे डबल, यहाँ पे 2 वॉल्यूम है यानी इसका जस्ट डबल, यानी 200 ml ऑक्सीजन। तो हमको पता चल गया कि वॉल्यूम कितना मिल रहा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा 100 ml और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 200 ml। यानी 100 ml मीथेन को बर्न होने के लिए 200 ml की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और इससे हमको 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड होगी। तो चलिए अब हमारा लास्ट लॉ एवोगैड्रो लॉ को देखते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे अब हम एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ हमसे ये कहता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर जब हमारा कांस्टेंट रहे तो जब भी गैसेज आपस में कंबाइन होती हैं तो हमेशा वॉल्यूम में कंबाइन होंगी, और जितने वॉल्यूम ऑफ गैस रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूल उस गैस के भी रहेंगे। ये पहले वाले लॉ में हमने देखा था, गेलुसैक लॉ में। गेलुसैक ने हमसे ये कहा कि गैसेस वॉल्यूम में कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे, और वही वॉल्यूम उनका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो एवोगैड्रो ने केवल ये बता दिया कि गैसेस हमेशा वॉल्यूम में कंबाइन होंगी और वही वॉल्यूम हमारे उस मॉलिक्यूल्स को बताएंगे। चलिए देखिए कैसे। इक्वल वॉल्यूम ऑफ
all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecule। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल ऑफ गैस। यानी जितने वॉल्यूम गैस के रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूल उस गैस के रहेंगे। यानी जितना वॉल्यूम उस गैस का रहेगा उतने ही मॉलिक्यूल उस गैस को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखिए कैसे, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारा एग्जांपल है जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, HCl, जो कि एक गैस है। इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इसका ये एक वॉल्यूम है, यानी एक वॉल्यूम हाइड्रोजन एक वॉल्यूम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिन गैस बनाता है। तो जितने वॉल्यूम है उतने ही इसके मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यानी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल HCl गैस का निर्माण करते हैं। बस यही है, सिंपल। दोनों ही लॉ, चाहे वो गे-लुसैक लॉ हो या फिर अवोगाद्रो लॉ, दोनों ही लॉज गैस के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए इनसे इसको और थोड़ा सा समझने के लिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ml CH4 गैस है, और 100 ml CH4 गैस का मतलब ये हुआ कि उसके Y मॉलिक्यूल हुए, Y मॉलिक्यूल्स। तो अगर 100 ml CO2 गैस है तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, भाई सिमिलर बात है, दोनों सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ये भी 100 ml ये भी 100 ml, तो उसके मॉलिक्यूल भी सेम रहेंगे। यही तो कह रहा है ये, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज। अगर वॉल्यूम किसी भी गैस का सेम है अंडर सिमिलर कंडीशन और टेम्परेचर, तो उसके मॉलिक्यूल्स भी उतने ही रहेंगे जितने की पहले वाले गैस के मॉलिक्यूल है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 50 ml CO2 गैस है तो उसके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। देखिए जब 100 ml था तो Y मॉलिक्यूल्स थे, तो अब इसका जस्ट हाफ हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा Y/2 मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 200 ml नाइट्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो 100 ml में Y मॉलिक्यूल्स हैं, तो 200 ml में 2Y मॉलिक्यूल्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितने वॉल्यूम गैस के रहेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स भी उस गैस के होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझा भी दिया। तो चलिए आज के लेक्चर में अब इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स मोल कंसेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।